प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं भारत आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो है हमारी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेशन है, जिसको नेक्स्ट वाला जो महाद्वीप है हमारा वो अफ्रीका है। हमने एशिया के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन मैंने आपको पहले भी एक चीज़ को जो है डिक्लेयर किया था कि हम जितने भी जो मिनरल्स होंगे और साथ ही साथ में जो एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, यानी कि खनिज हुए और ऊर्जा संसाधन, वो सभी के सभी महाद्वीपों के लिए हम इंडिविजुअली अलग अलग वीडियोस बनाएंगे उसकी, क्योंकि वो सभी के सभी वीडियोस थोड़ी लंबी भी होने वाली है, क्योंकि वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की या दो दो घंटे की भी हो सकती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे खनिज की मात्रा है, बहुत सारे वहाँ पर आपको माइंस दिखाई देंगी, बहुत खाने हैं वहाँ पर, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वहाँ पर, तो उनको सबको एक एक वीडियो में जो है समेट पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उनके लिए हम अलग से ही वीडियो बनाएंगे बाद में। अभी पहले जो बेसिक बातें हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हुए, जो वर्ल्ड मैप है आपका, उसकी जो जो जानकारियाँ हैं, जैसे माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज़ हुए, रिवर्स हुई, लेक्स हुई, ये सभी की सभी चीज़ें हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे इसमें आगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की पहली वीडियो है ये। और मैं एक बात और भी आप लोगों के साथ में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वाले चैनल पर आपको जितने भी वीडियोस आपको दिखाई पड़ रही होंगी, तो उसमें आप एक चीज़ महसूस कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये बात जो बोली थी मुझे भी, कि अगर आप मान लीजिए 6 नंबर की वीडियो देख रहे हो किसी भी टॉपिक की, जैसे कि बायोलॉजी 6 है, आपने देखा होगा इसी सीक्वेंस में सारी की सारी वीडियोस हैं। या आपने देखा होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी नंबर 3, या आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नंबर 7 देख ली। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वीडियोस ऐसी वीडियोस हैं कि 7वीं वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं यह मान करके चलता हूँ कि आपने 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो आप। क्योंकि 7वीं वीडियोस में हम सारी बातों को नहीं वहाँ पर शामिल कर पाते। हम क्या करके चलते हैं कि पहले से ही पहली वीडियोस में थोड़ी थोड़ी बातें जो है सभी में आगे करते हुए बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में जब तक टॉपिक ख़त्म होता है, ये मान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारे पास में टोटल 30 वीडियोज़ आनी है, तो जो 30वीं वीडियो होगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार से बायोलॉजी में आप देखोगे, बायोलॉजी एक टॉपिक इस टाइप का हो गया है कि आजकल क्वेश्चंस, चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप जो है पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ तक कि आप आईएएस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी में भी आजकल सामान्य क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ पर भी थोड़ा क्वेश्चंस में एडवांसमेंट आता जा रहा है लगातार। इसलिए बायोलॉजी को मैं पहले सोच रहा था जैसे कि 20 वीडियोज़ के आसपास काफ़ी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल जो हिसाब किताब लगाया जा रहा है उसके हिसाब से लगता है कि 30 के आसपास में वीडियोस जाएगी कम से कम बायोलॉजी की भी। उसके बाद में ही फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी टॉपिक्स होगा साइंस का वो स्टार्ट होगा बाद में। पहले तो हम एक एक सेशन को ही कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसलिए हमने 3 प्लेलिस्ट यहाँ पर जानबूझ करके इसलिए बनाई है ये, कि ताकि आप जो है किसी एक सब्जेक्ट से बोर भी ना हो। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते रहो, आप साथ साथ में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते रहो, साथ साथ में आप बायोलॉजी पढ़ते रहो, और हो सकता है कि इसी के बीच में कोई जो है चौथी नंबर की कोई अलग से प्लेलिस्ट भी हम शुरू कर दें, जैसे कि हमारी कोई मतलब हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, या कोई दूसरा। तो जो भी होगा वो आपके सामने आता ही रहेगा यहाँ पर चैनल के माध्यम से। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जितने भी वीडियोस होंगे संबंधित आपके टॉपिक से, वो आपको प्रॉपर जो है टाइम पे मिलती रहे। प्रिय दोस्तों, जब आप कोई भी मैप जब पढ़ते हो, आप मान लीजिए चाहे अफ्रीका पढ़ रहे हैं, आप चाहे नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो किसी भी अगर कॉन्टिनेंट के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं जब, तो आप इनिशियली आपको ये प्रयास करना है कि आप एक बार वर्ल्ड मैप को ज़रूर देख लें। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें देखो, प्रत्यक्ष क्लास में क्या होता है कि हम डायरेक्टली क्लास में सारी चीज़ों को बहुत आसानी से डिस्कस कर पाते हैं, जबकि यहाँ पर वीडियो क्लास में एक तो हमको बहुत ज़्यादा जो टाइम को भी मैनेज करके चलना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इस वाली इनडायरेक्ट क्लास में एक तरीके से हम सारी चीज़ों को शामिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आपने शायद कुछ चीज़ें पहले से जो है आपने देखी हुई भी है, और अगर नहीं भी देखी होती तो मैं प्रयास तो यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम टाइम में कराऊँ। आप एक बात और भी महसूस करते होंगे साथ ही साथ में, कि जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पर जो इसमें अपलोड होती हैं, चाहे वो वीडियो 15 मिनट की ही क्यों ना हो, या वो वीडियो 2 घंटे की या 1.5 घंटे की भी हो सकती है, आपको अगर उस वीडियो को अच्छे से समझना है तो आपको साथ साथ में नोट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नोटबुक में उन चीज़ों को नहीं लिखोगे, तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई क्लास भी की है। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ देखना एक अलग चीज़ होती है, और बच्चों उस चीज़ को लिख करके पढ़ना और उसको समझना वो दूसरी चीज़ होती है। तो जो भी विद्यार्थी गंभीर है, मैं यही जो है उससे गुजारिश करूँगा कि आप साथ साथ में नोट जरूर जो करते चला करो, नोट्स बनाया करो इन सभी की सभी तमाम चीज़ों के।
क्योंकि नोट्स के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि ये जो 15 मिनट का या 20 मिनट का आपने वीडियो देखा है कि वो सिर्फ 20 मिनट की चीज़ें नहीं है, उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इंक्लूड की गई हैं कि आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ पर वीडियो में आपको एक ही जगह वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो अफ्रीका में पाए जाने वाले जितने भी माउंटेन्स हैं, यानी कि अफ्रीका के पर्वत या पहाड़ियाँ हुई, हिल्स हुई, और उसके अलावा जो हाईलैंड्स होते हैं, हाईलैंड को हम उच्च भूमि बोलते हैं, या उसको साथ साथ में हम प्लेटू भी कह सकते हैं, यानी कि पठार कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम इस वाली वीडियो में तो बेसिकली दो बातें यही पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में और हाईलैंड्स के बारे में। आपने पूरे पूरे फिगर में इस चीज़ को आप देख भी रहे होंगे। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप को शुरू करने से पहले हम कुछ जो है इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, कि कौन कौन सी इसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको थोड़ा सा अलग बनाती है दूसरों से। जैसे अगर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप का अगर एरिया देखा जाए, एरिया, तो आपको ये तो नहीं याद करना कि कितने करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, कितने जो है मिलियन में है। आपको ऐसे नहीं याद करना, क्योंकि वहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा भी जाने वाला आपसे। आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, पहली बात तो ये है कि 20.4% एरिया ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व का 20.4% जो क्षेत्रफल है वो किसके पास में है, अफ्रीका के। मैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पर हम वीडियो को लेके चलेंगे। हमने एशिया महाद्वीप पढ़ा इससे पहले, क्योंकि एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। इसी जो है सीक्वेंस में, हायरार्की में हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे चौथे नंबर पर हम साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे, पाँचवें नंबर पर फिर हम अंटार्कटिका को पढ़ेंगे, छठवें नंबर पर हम फिर जो है यूरोप को पढ़ेंगे, सातवें नंबर पर फिर हम जो है ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सातों के सातों जो महाद्वीप है, वहाँ जितने भी पर्वत है, जितने भी वहाँ पर झीलें हैं, पठार है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, जितने मरुस्थल है, इनके सब के बारे में धीरे धीरे ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की अगर एरिया की बात की जाए, क्षेत्रफल की, तो वो 20.4% के आसपास में है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत, अगर एक ज्योग्राफी नंबर 4 एक वीडियो है, और उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो बाकी की चीज़ें आपको समझना और भी आसान रहेगा। मैंने उस वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि ज्योग्राफी में आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो हम ज्योग्राफी को देखते हैं एक तरीके से लोकेशन वाइज देखते हैं उसको, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। और लोकेशन पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यदि हमें किसकी नॉलेज हो, अक्षांश की और देशांतर की, यानी कि ग्लोब की अगर नॉलेज है हमें, तो इनको भी आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है, और तभी जा करके ये चीज़ें और भी आसान आपके लिए पढ़ती हुई चल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अफ्रीका की हम लॉन्गिट्यूडनल, पहले लेटिट्यूडनल देखते हैं, लेटिट्यूडनल सिचुएशन की बात करें, यानी कि अक्षांशीय स्थिति, इसको क्या कहेंगे, अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो अक्षांशीय स्थिति को हम बोलते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक लाइन यहाँ से जा रही, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और ऐसे ऐसे करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको अक्षांश की वो वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब अक्षांश की अगर बात करते हैं, तो जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी पर आपको पता है कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। फिर यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो 23.5 इसकी बात करते हैं नॉर्थ की, और यहाँ पर है ये 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर है फिर ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर ये 90 डिग्री साउथ है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं, 0 से 1 2 3 ऐसे करते करते 90 तक, और ऐसे इधर से यहाँ पर 90 तक। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। जैसे कि आपको पता है कि इससे ऊपर वाला पोर्शन नदर्न हेमिस्फीयर होता है, जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इससे ये वाला जो पोर्शन है सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं उसको। अब मैंने ये फिगर यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है कि जिससे ये तीन जो अक्षांशीय रेखाएं हैं या अक्षांशीय वृत्त है वो गुजरते हैं। और ये तीन कौन कौन से हैं उसके बारे में आप लोग अलग से नोट कर लेना, कि अफ्रीका से इक्वेटर भी गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा भी यहाँ से पास हो रही है। अफ्रीका से लाइन ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, और इसी से ही कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी गुजरती है। तो एकमात्र महाद्वीप ऐसा है, कौन सा, अफ्रीका।
बात करें अगर अक्षांश स्थिति की, तो अक्षांश स्थिति जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री गुजर रही है यहाँ से, इससे इस साइड वाली जो ये है इसको हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, इधर वाली को हम नॉर्थ बोलते हैं, ये होता है वेस्ट इस साइड में, और इधर क्या होता है ये ईस्ट यानी कि पूर्व होता है। तो जब हम बात करते हैं अक्षांश की, मान लीजिए जैसे इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, अंग्रेजी में लैटिट्यूड्स कहते हैं इसको, यानी कि लैटिट्यूड कहेंगे इसको। लैटिट्यूड की जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ रहे होते हैं या साउथ से नॉर्थ की ओर। तो जब नॉर्थ से साउथ की ओर हम इन्हीं सभी के सभी वृत्तों को जो पृथ्वी के चारों ओर हैं, ये इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको अक्षांश कह रहे हैं, जब उनको हम नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में देखते हैं तो अक्षांश कहलाते हैं। और जब उसको हम ईस्ट से वेस्ट ऐसे देखते हैं, वर्टिकल फॉर्म में देखते हैं, तो उसको हम देशांतर कहते हैं। आप ज्योग्राफी नंबर 4 वीडियो जब देखोगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। तो बात करें अगर अक्षांश स्थिति की, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी अक्षांश स्थिति है 37 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ से लेकर के 34 डिग्री 52 मिनट साउथ तक। अब ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है और किसी अच्छे खासे एग्जाम में पूछा भी जाता है, इतना जो डीप क्वेश्चन होगा। 37 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ का मतलब है कि जो यहाँ पर ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, यहाँ का जो ये हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा होगा, ये होगा 37 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पर कौन सा है, ये 34 डिग्री 52 मिनट साउथ। आप देख रहे होंगे कि 34 और 37 लगभग बराबर ही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से, यानी कि इसके मध्य से, बिल्कुल इसके मिडिल से होकर के गुजरती कौन सी रेखा, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। तो ये अक्षांशीय स्थिति हुई अफ्रीका की। बात करते हैं अगर देशांतरीय स्थिति की, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन है अफ्रीका की, तो इसकी अगर बात करें हम, तो इसका जो विस्तार है वो है 25 डिग्री 11 मिनट वेस्ट से लेकर के 51 डिग्री 24 मिनट ईस्ट तक। यानी कि अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि अक्षांश को हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में देखते हैं, जबकि देशांतर को हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। इसको पूर्व से पश्चिम दिशा के आधार पर इसको देखते हैं। तो 25 डिग्री 11 मिनट वेस्ट कहाँ पर होगा, वो इस वाले पोर्शन में होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, जबकि जो 51 डिग्री 24 मिनट है वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर सोमालिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये इसकी क्या है, देशांतरीय स्थिति है। तो इन देशांतरों के और इन अक्षांशों के मध्य पड़ता है कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। अब डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग डार्क है थोड़े से, मतलब उनका कलर थोड़ा डार्क है या डल है तो उस वजह से डार्क कहा जा रहा है। डार्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं जानते उसको हम क्या बोल लेते हैं, डार्क बोल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर इस बात को समझें तो हम कह सकते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड है, यानी कि जो दूसरे महाद्वीप हैं, वहाँ के बहुत से लोग अभी भी अफ्रीका के अंदर की जो हिस्से हैं उनके बारे में प्रॉपर नहीं जानते हैं, क्योंकि एक तो अफ्रीका का विस्तार बहुत ज़्यादा है, ऊपर से अगर बात करते हैं अफ्रीका में पाए जाने वाले जो टेरेंस है, बहुत अलग अलग प्रकार के वहाँ पर भूमियाँ हैं, अलग प्रकार के वहाँ पर मरुस्थल है, सवाना वनस्पतियाँ हैं वहाँ पर। तो एक ऐसा जो पूरा पूरा अगर बात करते हैं अफ्रीका के क्लाइमेट से लेकर के वहाँ की जो वेजिटेशन है, उसके अलावा और भी चीज़ें, तो उनके आधार पर हम देखते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं कि जो अभी भी क्या है, थोड़े से डिस्टेंट है। डिस्टेंट का मतलब एक दूर है थोड़ा लोगों की पहुंच से, और इसीलिए यहाँ के लोग भी बाहर की दुनिया को ज़्यादा नहीं जानते और बाहर के लोग भी यहाँ की दुनिया को इतना ज़्यादा नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर अंधविश्वास, जो सुपरस्टिशियस थिंग्स है, वो भी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा ये लोग जो है वर्ल्ड से एक प्रकार से कटे हुए हैं, जो खास करके मध्य अफ्रीका वाले हिस्से हैं, जो कोस्टल रीजन में पड़ते हैं, यानी कि तटीय क्षेत्रों में पड़ते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका तो एक डेवलप कंट्री है लगभग, तो वो डेवलप की जो श्रेणी में लगभग पहुंचने वाले है। जैसे आप जानते होंगे कि वैसे तो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो लगभग डेवलप होने की कगार पे है, क्योंकि ब्रिक्स का हिस्सा भी है और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड ग्रुप्स हैं जो इंटरनेशनल की जिनका वो हिस्सा है। ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं यहाँ पर। मोरक्को भी काफ़ी फेमस है, अल्जीरिया भी काफ़ी फेमस है, इजिप्ट भी काफ़ी फेमस है, जहाँ पर दुनिया आना भी पसंद करती है और यहाँ पर टूरिज़्म भी बहुत अच्छा चलता है। जैसे इजिप्ट वगैरह में आपको पता होगा कि वहाँ पर गीज़ा के पिरामिड्स वगैरह भी हैं। तो इसलिए जो कहा जाता है इसको डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसकी यहाँ तक पहुँच लोगों की कम है और यहाँ के लोग अभी भी वही ट्रेडिशनल जीवन यापन ही अपना करते हैं जैसे पहले करते थे। जैसे नोमैडिक एज था, नोमैडिक एज मतलब खाना बदोश टाइप का। कुछ जगह कुछ ट्राइब्स तो ऐसी हैं अफ्रीका में कि जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि हवाई जहाज़ क्या होता है, सही मायने में उनको ये तक नहीं पता है सही प्रकार से। तो अफ्रीका में ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है।
बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इसी वजह वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका से संबंधित कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो जैसे एक देश है जिसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो देश है वो लगभग यहाँ पर पड़ रहा है, आप इसमें भी देख सकते हो मैप में, इस पोजीशन में पड़ता है। तो अल्जीरिया जो देश है ये एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है कहाँ की, अफ्रीका महाद्वीप की। अगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया है तो एक छोटा सा द्वीपीय देश पड़ता है यहाँ इस वाले जो ओशन में, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में, इसका नाम है सेशेल्स। तो सेशेल्स, इसको हिंदी में से लिखेंगे सेशेल्स। सेशेल्स की अगर बात करें तो ये एरिया वाइज सबसे छोटा देश है अफ्रीका का। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज है, 54 कंट्रीज अफ्रीका में जो है मौजूद है। बात करते हैं अगर हम इसके आपके एरिया के साथ साथ में पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के मामले में एक कंट्री है वहाँ की जिसका नाम है नाइजीरिया। मैं लिख देता हूँ ये पर ही कहीं पर, नाइजीरिया। अगर बात करते हैं नाइजीरिया की तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी देश में है तो किस में है, नाइजीरिया में। जबकि जो सेशल्स देश है इसमें एरिया तो सबसे कम है ही है, साथ ही साथ में इसकी पॉपुलेशन भी क्या है, सबसे कम है वहाँ पर। और अगर बात करते हैं हम आगे की अफ्रीका की हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं उसको। हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट किलिमंजारो है। एक देश है तंजानिया, उस तंजानिया में ये माउंट किलिमंजारो पड़ता है। और किलिमंजारो के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है अपनी प्लेट टेक्टोनिज्म की थ्योरी में, जो फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, कि ये एक वोल्केनिक माउंटेन है यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। बात करते हैं कि ये तो सबसे ऊंची चोटी होगी, लेकिन सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा होगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट का मतलब है कि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा होगा, तो एक पड़ती है लेक असल, असल झील, इसको हम असल झील या असाल झील भी कह सकते हैं। और ये पड़ती है जिबूती में। ये पड़ती है कहाँ पर, जिबूती। जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको एक देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है जिबूती। और जिबूती में एक जो है वोल्केनिक लेक है, यानी कि एक ज्वालामुखीय ही झील है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखीय झील। तो ज्वालामुखीय झील जिसका नाम है लेक असल, पड़ती है जिबूती में। और ये क्या है, अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु या सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसको कहा जा सकता है। आप अब बात करेंगे हम आगे बढ़ते हुए अफ्रीका के बारे में कि उसके माउंटेन्स और हाईलैंड के बारे में तो डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक बातें और भी देखते हैं यहाँ पर। कि एक तो है ग्रीन कोस्ट, एक है यहाँ पर आइवरी कोस्ट, एक है यहाँ पर गोल्ड कोस्ट और एक है यहाँ पर स्लेव कोस्ट। ये चार जो है कोस्ट को बोलते हैं हम तट, इसको क्या बोलते हैं हम, तट बोलते हैं कोस्ट को। और ग्रेन की बात है तो ग्रेन आप सभी के सभी जानते हैं कि बात हो रही अनाज की। तो अब जब हम बात करेंगे इनकी सभी की अलग अलग महाद्वीपों के बारे में, अलग अलग कोस्ट के बारे में, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से देश में कौन कौन से कोस्ट पड़ रहे हैं और क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम है ग्रेन कोस्ट। तो ग्रेन कोस्ट दो देशों में पड़ता है, एक का नाम है सिएरा लियोन, दूसरे का नाम है लाइबेरिया। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक का नाम है सिएरा लियोन, सिएरा लियोन, और दूसरे का नाम है लाइबेरिया। ये दो देश ऐसे हैं कि जिनका जो ये यहाँ पर आपको पता है कि इधर अटलांटिक ओशन है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर की साइड में जो तट पड़ रहा है इसको ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पर दो देश है, एक सीरा लियोन है, आपको यहाँ पर सीरा लियोन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको लाइबेरिया दिखाई देगा इस जगह पर। तो यहाँ पर दो ये देश है। इनमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ नदियाँ भी हैं, जब हम नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, जिनकी वजह से कुछ प्लेन्स बने हुए हैं और यहाँ पर कृषि कार्य ठीक ठाक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कृषि ठीक ठाक होती है और इसी वजह से यहाँ पर अनाज का उत्पादन भी ठीक ठाक ही होता है। तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होने के कारण ही इसको ग्रीन कोस्ट कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम भी आइवरी कोस्ट है, और उसका जो ये तटीय क्षेत्र है उसको भी हम आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। आइवरी को आप सभी के सभी समझते होंगे कि आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। हाथी दांत आप जानते होंगे हाथी दांत के बारे में। हाथी दांत से बहुत सारे जो आर्टिक क्राफ्ट्स बनते हैं। आर्टिक क्राफ्ट्स को के लिए हम शब्द हिंदी में यूज़ कर सकते हैं जो हस्तशिल्प होते हैं, हस्तशिल्प, आर्टिक क्राफ्ट्स बोल सकते हैं या हैंडी क्राफ्ट्स बोल सकते हैं, कि जिनको हाथ से तराश करके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ जो है जैसे बीयड्स होते हैं यानी कि मनके वगैरह होते हैं, उसके अलावा बीड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंघी वगैरह, या कुछ डेकोरेटिव कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं बहुत सारे कि जो हाथी दांत की सामग्री से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कभी पहले के टाइम में हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था ये कोस्ट, और इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, आइवरी कोस्ट। ऐसे ही यहाँ पर गोल्ड कोस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आइवरी कोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आइवरी कोस्ट में है। अगर बात करते हैं गोल्ड कोस्ट की, तो यहाँ पर एक देश पड़ेगा नेक्स्ट वाला, जिसका नाम है घाना। तो घाना एक इम्पोर्टेंट देश है।
घाना वही देश है कि जहाँ पर प्लेसर से बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, और डिपॉजिट्स भी किसके हैं, गोल्ड के। तो गोल्ड के यहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ इसके क्या है, इसके खाने भी हैं छोटे छोटे, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है जो है इसके लिए, यहाँ पर गोल्ड का यानी कि सोने का उत्पादन होता है, और ये कहाँ पर पड़ रहा है, घाना में पड़ता है। फिर अगली बात करते हैं हम स्लेव कोस्ट की। स्लेव का मतलब होता है दास, यानी कि दास। आप सभी के सभी जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक्स रहते हैं, बहुत सारे जो निग्रो लोग हैं यानी कि अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं वो रहते हैं। कभी पुराने टाइम में क्या होता था कि जब अफ्रीका भी पूरा का पूरा गुलाम था, हमारा देश भी गुलाम था, तो उस समय यहाँ से अलग अलग जो लोगों को ख़रीदा जाता था, और ख़रीद करके इनको बेचा जाता था अमेरिका में या यूरोपीय देशों में। इनको वहाँ पर इसलिए बेचते थे ताकि इनसे जो खेती का कार्य कराया जा सके, यहाँ तक कि घरेलू कार्य भी इनसे कराए जाते थे। तो ये एक प्रकार से नौकर हुआ करते थे उनके, और सिर्फ उनके रहमो क्रम पर ही जिंदा रहा करते थे। वो उनको खाना दे दिया करते थे और बाकी इनसे बहुत काम कराया करते थे। तो स्लेव कोस्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से स्लेव का यानी कि दासों का व्यापार होता था इस वाले क्षेत्र से। और स्लेव कोस्ट में जो प्रमुख देश है, मैं उनके कुछ नाम यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। एक यहाँ पर देश है छोटा सा, आप देखोगे, जिसका नाम है टोगो। तो टोगो काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है यहाँ पर। और एक है बेनिन, और इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो देश है उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया, तो नाइजीरिया जो देश है, यहाँ से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो दास आपको दिखाई पड़ेंगे पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि जो ये थे, जो बराक ओबामा थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो भी ब्लैक ही हैं। तो उनके भी जो पूर्वज थे वो भी इसी साइड से गए थे, और वो भी कहाँ से गए थे, नाइजीरिया से। तो नाइजीरिया से बहुत सारे स्लेव्स यानी कि बहुत सारे दासों का व्यापार हुआ, और इन व्यापार का करने का उद्देश्य क्या था, खेती का कार्य करवाना इनसे, या कोई दूसरे कार्य करवाना, घरेलू कार्य, या कोई और फैक्ट्री वैक्ट्री में इनसे जो है काम करवाना। ये इनका उद्देश्य हुआ करता था। डियर स्टूडेंट्स, अब एक और जो है इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं हम, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी जाएगा आगे भी। देखिए, अफ्रीका से 3 प्रमुख जो रेखाएं हैं वो गुजर रही हैं। एक है लाइन ऑफ कैंसर, आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है कर्क रेखा। दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी है, इक्वेटर है, 0 डिग्री पर होती है, यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कह सकते हैं। एक होती है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन या इसको कह सकते हैं हम, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन को मकर रेखा भी इसको कहा जा सकता है। ये मकर हुई, और ये कौन सी हुई, कर्क हुई। ये विषुवत या इसको भूमध्य कह सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जैसे आपको पता है कि तीनों की तीनों रेखाएं गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से, तो इसमें पूछ सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की ओर कौन कौन से देश उन पर जो है पड़ते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश सिचुएट करते हैं इन लाइंस के ऊपर। ये जो इमेजिनरी लाइंस हुआ करती है जिनको हम अक्षांश भी कह देते हैं। अक्षांश में और भी बहुत सारे अक्षांश होते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा में जैसे ही यहाँ पर कर्क रेखा एंटर करती है इस जगह पर, तो यहाँ पर सबसे पहला देश जो पड़ता है वो कौन सा है, इजिप्ट। इजिप्ट को हम हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। मिस्र जो ये देश है इसका नाम मिस्र भी है। तो इजिप्ट के ठीक थोड़े से बाद में फिर यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है लीबिया। तो पहला देश कौन सा है, इजिप्ट। दूसरा कौन सा है, हम बढ़ रहे कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की ओर। इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट। तो दूसरा पड़ता है कौन सा, लीबिया। लेकिन फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक देश है चाड और एक देश है नाइजर। देखिए 2 देश हैं, एक नाइजीरिया अलग है, नाइजर जो देश है ये अलग है। तो इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं आना कि नाइजीरिया या नाइजर एक ही है, अलग अलग देश है, क्योंकि नाइजर के ठीक नीचे नाइजीरिया पड़ता है, और नाइजीरिया से ये वाली लाइन नहीं गुजरती है। तो ये जो दोनों के दोनों जो देश है, इनके बॉर्डर्स जो है वो टच करते हैं किसको, लाइन ऑफ कैंसर को। ये क्या करते हैं, टच करते हैं इनकी दोनों की सीमाएं। लेकिन जिनके मध्य से होकर गुजरती है उनमें पहला कौन सा है, इजिप्ट है, दूसरा लीबिया है, तीसरा फिर अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बारे में भी डिस्कस किया था, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ये। चौथे नंबर पर फिर माली है। 5वें नंबर पर फिर मोरिटेनिया है, इसका नाम क्या है, मोरिटेनिया। और फिर यहाँ पर जो कोस्टल रीजन में पड़ रहा है उसका नाम है वेस्टर्न सहारा। तो इस प्रकार से 6 देशों से होकर के गुजरती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितने देश का बॉर्डर टच हो रहा है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। लेकिन जितनों के मध्य से गुजर रही है, बीच से गुजर रही है, वो कितने हैं, 6 हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं इक्वेटर की। तो इक्वेटर में जो पहला देश है वो कौन सा है, सोमालिया, ईस्ट में पड़ने वाला, यानी कि इस वाले पोजीशन पे यहाँ पर आपको देश दिखाई पड़ेगा कौन सा, सोमालिया। दूसरे नंबर पर फिर केनिया है। केनिया में जो माउंट केनिया है वो अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंची जो है ये चोटी है, यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया उसके बारे में। यहाँ से जो है ये गुजरेगा, जब ये जो लाइन यहाँ से गुजरती है तो उसी के आसपास में पड़ता है क्या, माउंट केनिया। और माउंट केनिया अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, पहली माउंट किलिमंजारो है।
फिर एक प्रसिद्ध झील है यहाँ पर जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। इस विक्टोरिया झील के बारे में तसल्ली से हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, बस फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि लेक विक्टोरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है और ये झील कौन सी रेखा पर पड़ती है, इक्वेटर पर। उसके बाद में फिर चौथे नंबर पर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा युगांडा। आपने मूवी देखी होगी ब्लैक पैंथर या एवेंजर्स, तो उसमें जो ब्लैक पैंथर है वो कहाँ का राजा था, युगांडा का। मतलब कुछ भी चाहे उनकी कहानियाँ हैं कुछ भी है, लेकिन युगांडा एक अफ्रीका का प्रसिद्ध देश है। तो चौथा युगांडा देश है जिससे गुजरेगी। पाँचवें नंबर पर फिर कोंगो जायरे है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दो देश हैं यहाँ पर, एक तो है कोंगो, एक है कोंगो जायरे। इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो शासन प्रणाली है दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो कोंगो एक बड़ा देश है, कोंगो जायरे, जबकि जो ये वाला कोंगो है ये छोटा देश है। तो छठे नंबर पर ये पड़ता है, सातवें पर फिर गैबोन पड़ता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इक्वेटर भी 7 देशों से होकर के पास कर रही है वहाँ पर। कोंगो जायरे इसलिए प्रसिद्ध देश है क्योंकि इसको हम बोलते हैं वनों का देश, यानी कि द कंट्री ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में। कंट्री ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वनों का देश किसको कहा जाता है, कोंगो जायरे को कहा जाता है। फिर बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा में यहाँ पर ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पहला है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर भी जो है एक अलग से द्वीपीय देश है, और ये द्वीपीय देश किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है ये। फिर दूसरा है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक भी काफ़ी प्रसिद्ध देश है। तीसरा है साउथ अफ्रीका, चौथा है बोत्सवाना, और पांचवा है फिर नामीबिया, जो सभी के सभी कैप्रिकॉर्न पर पड़ते हैं, यानी कि मकर रेखा पर पड़ते हैं। अच्छा, जैसे ये साउथ अफ्रीका जो देश है, साउथ अफ्रीका देश के अंदर ही दो देश और भी है। एक का नाम है लेसोथो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेसोथो। एक का नाम क्या है, लेसोथो। एक का नाम है स्वाजीलैंड। तो ये दो ऐसे देश हैं जो देश के अंदर देश है, और किसके अंदर है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। दो ऐसे देश है, छोटे छोटे देश है, लेसोथो और स्वाजीलैंड। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अफ्रीका के बारे में संक्षिप्त परिचय लेने के बाद में, एक ब्रीफ जो है उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद में, अब हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वहाँ के माउंटेन्स के बारे में और वहाँ के प्लेट्यूज के बारे में। तो जैसे अफ्रीका के जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप के, वो है एटलस माउंटेन रेंज। तो जैसे हम पहला पर्वत है उसका नाम है एटलस माउंटेन रेंज। तो एटलस पर्वतमाला जो ये है, इस एटलस पर्वतमाला के अंदर ही अंदर 5 माउंटेन रेंजेस है, यानी कि 5 प्रकार के यहाँ पर क्या है, माउंटेन है। 5 जो है कैटेगरी है माउंटेन्स की। जैसे पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है, जैसे कि यहाँ पर सभी के नाम भी लिखे हुए हैं, आपको अगर इसको सीक्वेंस में याद करना हो, जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में बना हुआ है। ये फिगर बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि ताकि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल एकदम से क्लैरिटी के साथ में आपको दिखाई जा सके, ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा ना हो बिल्कुल भी। तो जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग में एंटी एटलस की, तो आपको एंटी एटलस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, पूरा नाम इसका क्या है, एंटी एटलस है। फिर आप दूसरा माउंटेन जो यहाँ पर देख रहे हैं वो कौन सा है, इसको हम कहते हैं हाई एटलस। हाई एटलस, हाई एटलस का एक नाम और भी है, इसको हम कहते हैं हॉट एटलस, इसको हम हॉट एटलस भी कहते हैं। फिर बात करते हैं मिडिल एटलस की। तो मिडिल एटलस यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर सहारा एटलस है, और इसके अलावा यहाँ पर एक है टेल एटलस। टेल के लिए दूसरा शब्द है मेरीटाइम, इसको मेरीटाइम भी कह देते हैं। तो मेरीटाइम एटलस, ये 5 जो है यहाँ पर एटलस पर्वत जो है उसकी 5 यहाँ पर क्या है, रेंजेस है अलग अलग, जो यहाँ पर ये बने हुए हैं। अब जैसे कि हमने पहले की अपनी थियोरीज में पढ़ा है जैसे प्लेट टेक्टोनिज्म थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो एटलस माउंटेन क्या है, ये फोल्डेड माउंटेन है सभी के सभी। ये कैसे पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत यानी कि सबसे नवीन पर्वत है ये, और अभी भी ये किसमें है, निर्माणकारी प्रोसेस में है। अभी भी क्या हो रहा है इनका, ये लगातार इनका निर्माण हो रहा है, और इनकी हाइट, इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब अगर यहाँ की जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो तो ये आपको पता ही है, साथ में आपको ये भी पता है कि एटलस जो है कहाँ पर पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, IAS वाले पेपर में 2013 में शायद ये एग्जाम में पूछा था कि एटलस पर्वतमाला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन से हिस्से में पड़ रही है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो है ये पड़ती है। अब जैसे कि आपको पता है कि हाई एटलस जो है, हाई का मतलब आप जान ही रहे हैं कि हाइट की बात हो रही, सबसे ऊंची की बात हो रही। तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है यहाँ पर वो कौन सा है, वो हाई एटलस है, यानी कि ये वाला है। और हाई एटलस में एक पर्वत है, एक चोटी है, इसको हम बोल सकते हैं पीक या हाईएस्ट पीक। तो एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है टुबकल, टुबकल इसको कह देते हैं। तो माउंट तुबकल जो है वो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट भी लगभग 4165 मीटर के आसपास में है।
नेक्स्ट हमारा जो है, पहला तो हमारा हो गया एटलस, दूसरा हमारा जो है वो है इथोपियन हाईलैंड, यानी कि इथोपिया की उच्च भूमि या इथोपिया का पठार भी इसको कहा जा सकता है। इस इथोपिया के पठार का आप क्षेत्रफल देख रहे हो, ये एक देश पड़ता है यहाँ पर इथोपिया। इथोपिया का भी अपना एक इतिहास रहा हुआ है, और इटली का आक्रमण हुआ था इथोपिया पर 1896 के आसपास में। तो एक अलग कहानी थी उस टाइम की, बाद में डिस्कस करेंगे उसको हिस्ट्री वाली क्लास में। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इथोपियन हाईलैंड जो ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है रास दशन। इसका क्या नाम है? रास दशन नाम है इसका। जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? इथोपिया के इस हाईलैंड की। इथोपिया का जो ये हाईलैंड बना हुआ है, ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। पुराने टाइम में, कभी प्राचीन समय में, अब तो खैर यहाँ पर वोल्केनिज्म इतने नहीं होते, और अफ्रीका में एकमात्र पर्वत है माउंट कैमरून जो कि सक्रिय है। बाकी सभी के सभी ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुके हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब वहाँ पर कोई भी इरप्शन, कोई भी उद्गार नहीं होता है। तो रास दशन जो है ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन ही है। वोल्केनिक माउंटेन मतलब ज्वालामुखी पर्वत है, जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? इथोपिया के इस हाईलैंड के। इस इथोपिया के हाईलैंड की एक खास बात और भी है, इस पर्वत रास दशन के पास में यहीं पर ही एक जो है झील है, जिसका नाम चलो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, लेक टाना। लेक टाना या ताना झील भी इसको कहा जा सकता है। ये ताना झील क्या है कि ये ब्लू नाइल जो है, यानी कि नीली नील नदी जो है, उसका सोर्स है यहाँ से। जब हम बाद में नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और भी तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि कैसे नीचे से जो है वाइट जा रही है, यहाँ से ब्लू नील जा रही है, और फिर यहाँ पर खार्तूम में जा करके मिलने के बाद में फिर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में वो ड्रेन कर जाती है, वहाँ पर गिर जाती है वो। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेक टाना भी कहाँ पर पड़ती है? इथोपिया हाईलैंड के अंदर ही पड़ रही है, ये रास दशन के पास में मौजूद है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की। चलो इसका नंबरिंग डाल लेते हैं, तीसरा नंबर पर हम डिस्कस करते हैं किलिमंजारो के बारे में। किलिमंजारो की कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो उसकी यही है कि ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि ये एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ऐसा माउंटेन होता है, स्टैंडिंग माउंटेन यानी कि ऐसा पर्वत की जो बिल्कुल फ्री यानी कि मुक्त होकर के खड़ा है वहाँ पर। ये किसी भी पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बात करता हूँ हिमालय के बारे में, तो हिमालय में आपको पता है कि भाई यहाँ पर नंगा पर्वत है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो जैसे यहाँ पर नामचा 12वां पर्वत है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी है। उसके अलावा यहाँ पर जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह भी है। तो बहुत सारे जो ये माउंटेन रेंज एक ही है, लेकिन उसके पर्वत अलग अलग हैं। पर्वत का मतलब है कि उसकी चोटियाँ, तो चोटियाँ अलग अलग है एक ही माउंटेन रेंज में। लेकिन जो ये माउंटेन है किलिमंजारो, इसकी खास बात क्या है कि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो है माउंटेन रेंज नहीं गुजर रही है। बस यहाँ पर क्या है, ये माउंटेन ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जो ये माउंटेन है, मैंने आपको पहले बताया कि ये कैसा माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, यानी कि एक ज्वालामुखीय पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत को हम वोल्केनिक कोन्स भी कहते हैं, यानी कि वोल्केनिक कोन का मतलब है ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु जो है वो यहाँ पर तीन प्रमुख जो शंकु है, उसका नाम मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करूँगा। एक का नाम है यहाँ पर जो है मावा नेरी। एक का नाम है यहाँ पर क्या? मावा नेरी। इसको हम मावा नेरी या मावा नेजी भी कहते हैं इसको। मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, मावानजी भी कहते हैं इसको, मावा नेरी कहते हैं इसको, या मावानजी भी इसको कहा जाता है। दूसरा प्रमुख जो है यहाँ पर उसका नाम है शिरा, और जो तीसरा यहाँ पर प्रमुख है उसका नाम है माउंट कीबो। अब क्या है कि ये तीन छोटे छोटे जो वोल्केनिक माउंटेन है, और इनको तीनों को ही हम सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली क्या कहते हैं? माउंट किलिमंजारो इनको कहा जाता है। माउंट किलिमंजारो इनको कहा जाता है। जबकि यहाँ पर तीन प्रमुख क्या है? तीन प्रमुख छोटे छोटे वोल्केनिक कौन से, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पर्वत इस प्रकार से है। जैसे कि इसका नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया मावानजी, इसका नाम हो गया शिरा, इसका नाम हो गया क्यूबो। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा किसकी है? वो बीच वाले की यहाँ पर हाइट ज़्यादा है। इसको ही कलेक्टिवली पूरे को माउंट किलिमंजारो कहा जाता है। इसके जो स्लोप्स हैं यहाँ पर, इसके स्लोप्स पर कॉफ़ी की खेती ठीक ठाक होती है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन यहाँ पर ठीक ठाक होता है, और कॉफ़ी को हम हिंदी में कहते हैं कहवा। और इसके अलावा अगर इसकी हाइट की बात करें तो जैसे आप जानते हो 5895 मीटर इसकी हाइट है। तो ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है, जो चोटियाँ हैं इसकी पीक्स, ये हमेशा स्नो से क्या रहती है? कवर रहती है, यानी कि आइस से कवर रहती है या हिम आच्छादित रहती है। यहीं पर ही आपको पता है कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया नाम के देश में है। चलो मैं लिख देता हूँ इसको भी यहाँ पर कि ये तंजानिया नाम के देश में है। अफ्रीका का एक प्रमुख देश है तंजानिया। लेकिन तंजानिया के ठीक थोड़ा सा नॉर्थ साइड में जब हम जाएंगे तो एक देश है जिसका नाम है केनिया। तो केनिया में भी दो प्रमुख पर्वत है, एक का नाम है माउंट एल्गन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, कई किताबों में ये एल्गन ऐसे भी लिखा होगा,
और लेकिन इसको ई से ही इसको माना जाता है। तो दो प्रमुख प्रसिद्ध जो है यहाँ पर पर्वत है, एक का नाम है माउंट केनिया, एक का नाम है माउंट एल्गन। माउंट केनिया की खास बात यह है कि ये अफ्रीका की दूसरी यानी कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी, माउंट केनिया है। और यहीं पर ही से केनिया में ही एक दूसरा पर्वत है जिसका नाम है माउंट एल्गन। आपको ध्यान रखना है कि सभी के सभी कौन से पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन है, यानी कि ज्वालामुखीय पर्वत है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो फिर हम इसमें ये तीसरे पोजीशन पे था, इसको चौथा मान लेते हैं, इसको पांचवा मान लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अब नेक्स्ट वाले की, 6 नंबर पर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है मैसिफ डी। इसको हम बोलते हैं मैसिफ डी। मैसिफ डी जो है ये मेडागास्कर की सबसे ऊंची चोटी है। मेडागास्कर जो एक अलग से देश है, छोटा सा एक द्वीपीय देश है यहाँ पर अफ्रीका का ही, उसकी जो चोटी है वो कौन सी है, मैसिफ डी जो माउंटेन है वो वहाँ पर पड़ता है, ये वहाँ की हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं नाम लिखना भूल गया इसका, इसका नाम है ड्रैंकन्सबर्ग। अगला जो पर्वत है हमारा 7वें नंबर पर वो कौन सा है, ड्रैंकन्सबर्ग। अब ड्रैंकन्सबर्ग के बारे में पहली बात तो यह है कि ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। ये कौन से देश में पड़ रहा है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है ड्रैंकन्सबर्ग। ड्रैंकन्सबर्ग की दूसरी खास बात क्या है कि इसको हम कह सकते हैं कि एक माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन, या इसको बोल सकते हैं हम अवशिष्ट या अवशिष्ट पर्वत, इसको कहा जा सकता है अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है ये। अब आप कहेंगे कि अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, तो माउंटेन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक तो माउंटेन होते हैं जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, फोल्डेड मतलब वलित पर्वत की जो सबसे नए होते हैं, सबसे फिलहाल भी जिनमें जो है लगातार रचना जिनकी चल रही होती है। दूसरी इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी हाईएस्ट इनकी चोटियाँ तो ज़्यादा होती ही होती हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी, ये बनते हैं वोल्केनिक इरप्शन के जो प्लेट टेक्टोनिज्म है उसके कारण बनते हैं ये। तो इनके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेट टेक्टोनिज्म की थ्योरी में बहुत डिटेल में। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई पर्वत है ये ऐसा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई भी पर्वत है, चाहे ये वोल्केनिक पर्वत है, चाहे ये ब्लॉक माउंटेन है, या ये कोई फोल्डेड माउंटेन है। अब होगा क्या कि लगातार हजारों सालों तक इस पर हवा भी यहाँ पर चलेगी, यानी कि एयर भी यहाँ पर चलेगी। उसके अलावा यहाँ पर रेन फॉल होगा, रेन यानी कि वर्षा होने के कारण यहाँ पर स्ट्रीम्स बनेगी। स्ट्रीम्स मतलब जो धाराएं होती हैं उसको धाराएं कह सकते हैं, या यहाँ पर रिवर्स भी बनेगी इसी में ही, जो यहाँ पर लगातार स्लोप से होती हुई नीचे बहती रहती है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है कि एजेंट है, एक प्रकार से एजेंट ऑफ इरोजन, यानी कि ये अपर्दन के कारक होते हैं। ये अपर्दन के क्या होते हैं, कारक इसको कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि कंपोनेंट है उसके अपर्दन के, कि जिनकी वजह से अपर्दन होता है। अपर्दन को मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपर्दन का मतलब सिंपल सी बात है कि अपर्दन एक तरीके का फ्रिक्शन होता है जो इनकी वजह से जो है इंड्यूस होता है यहाँ पर, और उस फ्रिक्शन के कारण लगातार यहाँ पर मिट्टी का कटाव होता रहता है, और कटाव होकर के ये कहीं और पर ट्रांसपोर्ट होगी, कहीं और पर स्थानांतरित होगी, उसके बाद में फिर ये तीसरी जगह पर कहीं जा कर के डिपोजिट हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जितने भी जो ऊंची ऊंची आकृतियाँ होती हैं, जो रिलीफ्स होते हैं, वो लगातार क्या होते जाते हैं, उनकी हाइट कम होती हुई चली जाती है। तो फिर होता क्या है कि ये पर्वत जब कभी बना होगा तो इस पर करोड़ों साल के बाद में, लाखों साल के बाद में इसकी हाइट जितनी इनिशियली थी उतनी नहीं रह पाती है, और ये कैसा हो जाता है, ये एक प्रकार से इस प्रकार हो जाएगा कि पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा लगातार इसमें से कटाव होने के कारण ये ख़त्म होता चला जाएगा या छोटा पड़ता चला जाएगा, ये वाला जो पर्वत होगा कोई भी पर्वत। तो जब ये पर्वत ऐसा हो जाए कि इसका पूरा पूरा ऊपर का हिस्सा गायब हो जाए लगभग, और इसकी जो मूल चट्टान है, यानी कि जो यहाँ पर फंडामेंटल रॉक्स हैं इसकी, वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना पर्वत होता है, ओल्डेस्ट माउंटेन। जैसे सबसे नया पर्वत कौन सा है, फोल्डेड, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको न्यूएस्ट कह सकते हैं। तो ओल्डेस्ट कौन सा है, वो रेजिडुअल माउंटेन होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत भी किसका उदाहरण है, वो भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में ड्रैंकन्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, इसका उदाहरण है, ये रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट वाला जो पर्वत है हमारा 8वें नंबर का, वो है माउंट रोवेनजोरी। इसको क्या कहते हैं, माउंट रोवेनजोरी। रोवेनजोरी के बारे में कुछ बातें करते हैं तो पहली खास बात तो उसकी ये है कि कंगो जायरे में पड़ता है। कौन से देश में पड़ता है, ये जायरे में पड़ता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जायरे। पूरा नाम क्या है इसका, कांगो जायरे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कांगो जायरे में पड़ता है ये माउंट जो रोवेनजोरी पर्वत है। इसकी दूसरी खास बात क्या है कि इसके पास में एक इसके पास में झील है, और उस झील का नाम है मोबुटू।
मोबुटू है, और एक झील और है जिसका नाम है एल्बर्ट। तो ये दो प्रसिद्ध जो लेक्स हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध यहाँ पर झीलें हैं इसी पर्वत के आसपास में। कौन से पर्वत के आसपास में? माउंट रोवेनजोरी के पास में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है यहाँ का। और इसको पर्वत को हम जो है द माउंटेन ऑफ मून भी इसको कहते हैं। इसका निकनेम है या इसका उपनाम समझ लेते हैं, इसको क्या कहेंगे? द माउंटेन ऑफ द मून। इस पर्वत की खास बात क्या है कि इसकी भी हाइट ठीक ठाक है, और इसकी हाइट मैंने वहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ मैं। इसकी हाइट लगभग है 51, मैं लिख देता हूँ कहीं पर, यहीं पे लिख देता हूँ। इसकी हाइट है 5109 मीटर के आसपास में। तो हाइट इसकी ठीक ठाक है, इसलिए क्या होता है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर भी स्नो से कवर रहता है वो, यानी कि आइस से कवर रहेगा, बर्फ़ से ढका हुआ होता है। इसलिए जब इसको देखते हैं रात में, जब इसकी इस पर जो मून लाइट होती है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से दिखने में जो है थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुंदर लगता है। इसलिए इसको बोल दिया जाता है द माउंटेन ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा का पर्वत भी इसको कहा जाता है। आपको एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अफ्रीका में पाए जाने वाले 80% से ज़्यादा जो माउंटेन्स है सभी के सभी वोल्केनिक माउंटेन्स है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत ही है। कुछ एक पर्वत है जैसे एटलस की जो पूरी पूरी जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर, जो कि फोल्डेड माउंटेन का हिस्सा है। बाकी अधिकांश आपको ऐसे माउंटेन्स दिखाई देंगे जो वोल्केनिक है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से जिनका निर्माण हुआ है ऐसे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो पर्वत है 90 नंबर पर इसको समझ लेते हैं, वो है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून की खास बात क्या है कि ये देश भी कौन से में पड़ता है? कैमरून नाम के देश में पड़ता है। यहाँ पर एक कैमरून नाम का एक देश है छोटा सा, जिसमें ये वाला जो है माउंटेन पड़ता है। इसकी दूसरी क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो खास बात है इसकी, वो है कि ये एक्टिव वोल्केनो है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है, और वो भी ओनली, यानी कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? माउंट कैमरून, पूरे पूरे अफ्रीका में, यानी कि पूरे अफ्रीका का एकमात्र जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम क्या है? माउंट कैमरून। इस माउंट कैमरून, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी कोई वोल्केनिक माउंटेन होता है जहाँ से लगातार इरप्शन चलता रहता है, उसके आसपास में हमें जो प्राप्त होते हैं मेटल्स, यानी कि धातुएं प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो प्रमुख धातु है वो कौन सी है? आयरन। तो लोहे का के प्रमुख जो है डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, डिपॉजिट्स को हम क्या कह सकते हैं? भंडार कह सकते हैं एक प्रकार से। तो लोहे के प्रमुख डिपॉजिट्स है इसी माउंट कैमरून के आसपास में, इसीलिए काफ़ी प्रसिद्ध माउंटेन है अफ्रीका का। अब इसकी अगर बात करते हैं माउंट कैमरून की, एक छोटी सी बात और भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गिनी की खाड़ी है, इसको हम बोलते हैं द गल्फ ऑफ जीनिया, यानी कि गिनी की खाड़ी है यहाँ पर, ये वाली। तो यहाँ पर क्या होता है कि हवाएं भी चलती हैं इस वाले क्षेत्र में। जब हवाएं चलती हैं तो एक पवन होती है जिसको हम कह देते हैं ऑन शोर। ऑन शोर का मतलब होता है कि जो तट की तरफ जा रही होती है, जिसको हम बोल देते हैं अनुतटीय पवन। तो अनुतटीय पवन जब इधर से इधर बढ़ती है यहाँ पर रीजनल कारणों की वजह से, तो इस माउंटेन में होता क्या है कि जब पवन इधर की ओर जाएगी, विंड्स इधर की ओर जाएंगी, तो यहाँ पर इनके साथ में बादल भी जाएंगे, और जब बादल जाएंगे तो बादल यहाँ पर टकराएंगे, जिससे जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी बारिश होगी। यहाँ पर जो माउंटेन रेन होती है, तो इसके इस स्लोप पर, यानी कि इस वाले पे, कौन से पे? वेस्ट वाले स्लोप पर। आपको ध्यान रखना है ये कौन सा स्लोप है इसका, कौन सा ढाल है? ईस्ट वाला। तो जो इसका वेस्ट वाला स्लोप है, इस पर जो है प्रिसिपिटेशन या रेनफॉल या वर्षा की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा वर्षा की मात्रा यहाँ पर इस प्रकार से होती है, जैसे कि हमारे देश में आप मौसिन नाम जाओगे चेरापूंजी में, मेघालय में, तो वहाँ पर भी क्या है कि सिंटेक्सिल बेल्ट के कारण वहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से वो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार से अफ्रीका का जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कोई क्षेत्र है तो कौन सा है? माउंट कैमरून है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रही? वर्षा हो रही, इसलिए इसको कह सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे वेटेस्ट प्लेस है ये। सबसे ज़्यादा वेटेस्ट का मतलब है कि इसको कह सकते हैं हम आर्द्र, आर्द्र स्थान है, या सबसे ज़्यादा आर्द्र, इसको ऐसा लिखेंगे, सबसे ज़्यादा आर्द्र, या सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिड रीजन है, वेटेस्ट रीजन है, वो कौन सा है? वो है कैमरून पर्वत। अगला जो पर्वत है उसका नाम है तिबेस्ती मैसिव। तिबेस्ती मैसिव, तिबेस्ती मैसिव के बारे में बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि चाड देश में, चाड के भी नॉर्दर्न वाले पार्ट में ये पड़ता है। और जो ये सहारा मरुस्थल है, आपको पता है कि सहारा मरुस्थल बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, यहाँ तक इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये जो पर्वत है, यानी कि तिबेस्ती जो मैसिव है, इसका जो साउथ ईस्ट पार्ट है, यानी कि साउथ ईस्ट पार्ट किसका? ऑफ सहारा, जो साउथ ईस्ट सहारा है उसके बॉर्डर पर नॉर्दर्न चाड नाम के देश में पड़ता है कौन सा पर्वत? तिबेस्ती मैसिव।
आप लोगों को एक बात और भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी शब्द आता है ना मैसिव, तो मैसिव का मतलब आपको समझना है पीक से। इसको क्या कहते हैं? पीक, यानी कि चोटी की बात हो रही है। जैसे हम जाते हैं अलग अलग जगह पर, हम देखते हैं बहुत सारे पर्वत ऐसे हैं, जैसे विंसन मैसिव है। तो विंसन मैसिव आप देखोगे अंटार्कटिका में पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी आपने मैसिव डी देखा है, और भी बहुत सारी जगह पर जो है मैसिव लिखा होता है। तो मैसिव का मतलब होता है किससे? चोटी से होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये 10वें नंबर पर था, ये 11वें पर आ गया। इसको हम कहते हैं होगर, होगर मैसिव। होगर मैसिव जो पर्वत है ये पड़ता है अल्जीरिया में। और अल्जीरिया को आपको पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखोगे बोमी और निबास। ये बोमी और निबास माउंटेन्स जो है ये हिल टाइप के माउंटेन्स है, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी कम है, ज़्यादा हाइट इनकी नहीं है। तो बोमी और निबास दोनों के दोनों जो पर्वत हैं ये पड़ते हैं कौन से देश में? उसका नाम है लाइबेरिया। तो दोनों दोनों कहाँ पर पढ़ते हैं? ये लाइबेरिया में पढ़ते हैं। और दूसरी इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पर आयरन के डिपॉजिट्स है, यानी कि यहाँ पर लोहे की खानें मौजूद है, और लोहे के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्या है? भंडार मौजूद है। फिर हम बात करते हैं इजिप्ट की। यहाँ पर जो ये 12वें नंबर पर समझ लो, उसको 13वें पर देखते हैं। जो ये माउंट सिनाई है, माउंट सिनाई को आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पर। तो माउंट सिनाई इसी के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, ये इजिप्ट में पड़ने वाला वो है। और यहाँ पर ये डेजर्ट है पूरा पूरा। आप इसकी बात करते हैं मिस्र का जो मरुस्थल कह देते हैं, जो इजिप्ट का डेजर्ट है, वहाँ पर ये माउंटेन पड़ता है, माउंट सिनाई। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध जो है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का एक पर्वत है। फिर हम बात करते हैं आगे इसमें बढ़ते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ प्लेटूज भी थोड़ा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है हमें। तो जैसे कि ये वाला प्लेटू आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसका नाम है बाई प्लेटू। तो बाई प्लेटू जो ये है, बाई प्लेटू की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें एक पर्वतमाला है यहाँ पर कौन सी? जिसका नाम है सेरा मोको। तो सेरा मोको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कई सारे देश जो आपस में पढ़ते हैं। अभी हम प्लेटू के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। तो जो ये बाई प्लेटू है, जो बाई प्लेटू है, ये पड़ता है कौन से देश में? अंगोला देश में पड़ता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध देश है अफ्रीका का, अंगोला। तो अंगोला में पड़ता है ये वाला पठार। इसके ठीक आप नॉर्थ साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कटंगा का पठार। कटंगा का जो ये पठार है, यहाँ पर देश अभी थोड़े पहले डिस्कस किया था हमने, कटंगा के पठार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कोंगो नाम के देश में पड़ता है, कोंगो जायरे। और इधर एक देश और भी है जिसका नाम है कोंगो, हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इन देशों के आसपास में ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर। तो स्पेशली कौन से देश में है? ये कोंगो वाला जो देश है यहाँ पर पड़ता है। कटंगा का जो पठार है ये काफ़ी फेमस है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अफ्रीका में अगर बात की जाए तो ये कॉपर के लिए, जो कटंगा पठार है उसकी बात हो रही है, कॉपर यानी कि तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ में जायरे जो देश है, ये कोंगो जायरे, यहाँ का सबसे बड़ा ये डायमंड रीजन भी है। डायमंड रीजन है सबसे बड़ा। ये कहाँ का? इसका ही, आपके जायरे नाम के देश का। बाकी पूरी पूरी डिटेल में जो जितने भी यहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में हम बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पेट्रोलियम की भी बहुत, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, महाद्वीपीय मगन तट है, वहाँ पर बड़े बड़े पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक अलग से ही वीडियो को बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर के अलावा यूरेनियम भी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। आपको पता है कि यूरेनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप होता है। इसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हुआ करता है। तो इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं हम जोस प्लेटू की। जोस प्लेटू जो ये जोस का पठार है, ये आप देखोगे नाइजीरिया के रीजन में पड़ता है। नाइजीरिया में भी कौन सा जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका, वहाँ पर ये मौजूद है। जो जोस का पठार है ये प्रसिद्ध रूप से फेमस है किसके लिए? टिन के उत्पादन के लिए। जो टिन होता है उसके उत्पादन के लिए ये फेमस है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, जिसका नाम है ग्रेट कारू। ये डबल ओ है यहाँ पर, ग्रेट कारू। तो ग्रेट कारू भी एक पठार है। क्या है? ये भी एक प्लेटू है। और जो ये प्लेटू है यानी कि पठार है, ये पड़ता कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में पड़ रहा है ये। तो साउथ अफ्रीका में पड़ने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रीजन है। और इस जगह पर आप देखोगे कि यहाँ पर गोल्ड, डायमंड के अलावा भी अन्य बहुत सारे मेटल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, जिसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट जो ये दिख रहा है आप लोगों को, इसका नाम है अडामावा, या इसको हम एडमवा भी कह सकते हैं। एडमवा जो माउंटेन्स है या हाईलैंड है, यानी कि एक क्षेत्र यहाँ पर पड़ रहा है इस क्षेत्र में, जिसका नाम है एडमवा। और एडमवा क्षेत्र जो है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें हाईलैंड तो है ही है, यानी कि उच्च भूमि तो है ही है, साथ साथ में कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर, जिसको सम्मिलित रूप से हम एडमवा माउंटेन कह देते हैं। इस वाले क्षेत्र में जो है
यहाँ पर बॉक्साइट जो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही बॉक्साइट। बॉक्साइट आपको पता है कि ये एल्यूमिनियम का ही एक जो कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर, जिसका नाम है एडमवा हाईलैंड्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ पाए होंगे कुछ पर्वतीय वीडियोज़ को। आपको मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग वीडियो को रोक रोक के ज़रूर देखें। जो जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप जो नोट भी करते हुए चलिए, और साथ साथ में खुद से भी कभी कभी हो सकता है कि एक दो चीज़ें मैं जैसे भूल जाता हूँ, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप चाहो तो उसको इंटरनेट से भी उसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।